के कैदियों और खतरनाक माल को ले जाया जा रहा होता है। ट्रेन के पीछे दो बागी कारें लग जाती हैं। एक तरफ हैं जॉर्ज और ब्रेंडा और दूसरी तरफ थॉमस और विंस। ब्रेंडा दिक्कत डालने के लिए सीधा ड्राइवर पर गोली चला देती है। ट्रेन वाले तुरंत बैकअप मांग लेते हैं। गार्ड तुरंत बाहर आते हैं और गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। जॉर्ज स्टीयरिंग छोड़े बिना फायरिंग करता है। विंस अपनी कार ट्रेन के इतने करीब ले आता है कि थॉमस एक हुक लगाकर सीधा ट्रेन पर चढ़ जाता है। विंस भी उसके पीछे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक टायर फट जाता है और कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हुक निकलने से पहले विंस ट्रेन पर जंप मार देता है और पीछे कार क्रैश हो जाती है। तभी आसमान से एक विकेट का एयरक्राफ्ट आता है और बिना देरी किए फायरिंग शुरू कर देता है। जॉर्ज और ब्रेंडा को जिंदा बचने के लिए तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर भागते हुए अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। थॉमस और विंस को पीछे से एक सेना का झुंड दिखाई देता है। दोनों बिना देरी किए नीचे जंप कर जाते हैं। विंस तुरंत एक विस्फोटक सेटअप करता है, जबकि थॉमस उन गार्ड्स पर कवर फायर देता है। जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट होता है, सोल्जर्स हवा में उछल जाते हैं और ट्रेन के कुछ पीछे के डिब्बे मुख्य ढांचे से अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट अब भी जॉर्ज और ब्रेंडा का पीछा कर रहा होता है। दोनों अपनी कार रोकते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे सरेंडर कर रहे हों। जैसे ही एयरक्राफ्ट से सोल्जर्स नीचे आते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर जमीन फट जाती है। उनके नीचे का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और छिपकर बैठे बागी उन्हें घेर लेते हैं। एयरक्राफ्ट का पायलट भी ब्लॉक हो चुका है और अब एयरक्राफ्ट भी बागियों के हाथ लगने वाला है। वापस ट्रेन पर नए बागी चुपके से निकलते हैं। न्यूट शुरू करता है सिस्टम को तोड़ने का, ताकि ट्रेन के एक और डिब्बे को अलग किया जा सके, लेकिन विकेट के सोल्जर्स बारिश की तरह गोलियां बरसा रहे होते हैं। थॉमस, न्यूट और बाकी सब पीछे फायरिंग करते हैं। एक तरफ जान बचानी है, दूसरी तरफ मिशन भी पूरा करना है। तभी आसमान से वही विकेट एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, जिसे अब बागी कंट्रोल कर रहे होते हैं। एयरक्राफ्ट एक हुक नीचे गिराता है, जो ट्रेन के डिब्बे के ऊपर लगाया जाता है। सारा ग्रुप तुरंत उस हुक पर चढ़ने लगता है। एक एक करके ऊपर खींच लिया जाता है और सबसे आखिरी में विंस एक डेयरिंग जंप मारकर एयरक्राफ्ट तक पहुंचता है। थोड़ी ही देर में एयरक्राफ्ट पूरी स्पीड से उड़ता हुआ बागियों के ठिकाने पर पहुंचता है। ट्रेन का डिब्बा नीचे गिरा दिया जाता है और अंदर बंद सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन थॉमस के चेहरे पर उदासी है। उसका सबसे करीबी दोस्त मिन्हो उनमें नहीं। विंस सब लोगों के सामने आके एक ताकतवर भाषण देता है। विकेट तुम सबको इसलिए चाहता था क्योंकि तुम सभी लोग वायरस के लिए इम्यून हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर ही वो इलाज छुपा हुआ है। लेकिन वो ये भी कहता है कि उन बागियों के लिए बच्चों पर प्रयोग करना कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए वो लोग अब एक बड़ी जहाज तैयार कर रहे हैं, ताकि मुख्य भूमि छोड़कर किसी और सुरक्षित जगह जा सकें। तब थॉमस एक बच्चे से पूछता है, तुम्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे, क्या तुमने कोई अहम बात सुनी? बच्चा कहता है, हाँ, ट्रेन एक शहर की तरफ जा रही थी, पर आज के जमाने में तो कोई शहर बचा ही नहीं। तभी जॉर्ज आगे बढ़ता है और कहता है, मैं वहां गया हूँ। वो जगह है द लास्ट सिटी। वहीं पर विकेट का मुख्य हेडक्वार्टर है, लेकिन उस जगह पे हमला करना ये लगभग नामुमकिन है। थॉमस के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अपने दोस्त मिन्हो को बचाना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन विंस साफ कह देता है, मैं अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तभी एक रेडियो सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है और सभी बाकी तुरंत पावर बंद करने और छुपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही वक्त में विकेट के एयरक्राफ्ट उस एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी उनकी मूवमेंट बागियों के ठिकाने के बहुत करीब पहुंच गई होती है, इसलिए सब तय करते हैं उन्हें वहां से जल्दी निकलना पड़ेगा। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, थॉमस चुपके से उठता है और अकेला मिन्हो को बचाने निकल पड़ता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। न्यूट और फ्राई पैन उसे पकड़ लेते हैं और बिना कुछ कहे कहते हैं, हम भी साथ चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ मिन्हो आंखें खोलता है और जहां वो है वो जगह उसे पहले के प्रयोग वाली ग्लेड लगती है। दूर कुछ लड़के खड़े हैं, पर वो कुछ बोलते ही नहीं, सिर्फ देखते हैं। फिर अचानक एक लड़का भागता है और मिन्हो उसके पीछे एक झोपड़ी तक जाता है, लेकिन झोपड़ी के अंदर कुछ और ही होता है। वो एक अजीब कॉरिडोर में पहुंच जाता है। तभी एक दरवाजा खुलता है और उसमें से निकलता है एक मॉन्स्टर ग्रीवर। मिन्हो बिना देखे पीछे मुड़ता है और भूल भुलैया जैसे रास्ते में दौड़ने लगता है। हर मोड़ पर कोई ना कोई रास्ता बंद मिलता है और पीछे से ग्रीवर उसका पीछा कर रहा होता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजती हैं। डॉक्टर्स उसकी परफॉर्मेंस पर बातें कर रहे होते हैं। कभी कभी उसके सामने फ्लैश जैसे विजन आते हैं, जैसे वो किसी लेबोरेटरी में हो। डॉक्टर्स उस पर नजर रखे होते हैं। तभी अचानक मिन्हो का पूरा शरीर जमसा जाता है, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे रोक लिया हो। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, उस ताकत के खिलाफ जूझता है और उसका जिस्म सीधा छत तक चला जाता है। तभी ग्रीवर उसके ऊपर आ जाता है और उसके पंजे उसके सीने पर रखकर घूर के दहाड़ता है। मिन्हो चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल सच सामने आता है। ये सब एक सिमुलेशन था। वो अभी भी एक लैब में है, जहाँ विकेट के वैज्ञानिक उसकी बॉडी से जबरदस्ती खून निकाल रहे होते हैं। कुछ वक्त बाद थॉमस और उसकी टीम एक अंधेरी सुरंग के रास्ते से गुजरते हैं। वहाँ उन्हें मिलता है एक अजीब सा जॉम्बी टाइप क्रिएचर, जिसे लोग कहते हैं क्रैंक। सब लोग रुक कर सोचने लगते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन तभी आसपास से बहुत सारे क्रैंक्स आ जाते हैं। वो कार के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और कांच पर हथौड़े की तरह पंच मारने लगते हैं। एक क्रैंक तो सीधा विंडशील्ड पर चढ़ जाता है और उसे तोड़ने लगता है। फ्राई पैन जल्दी से कार दूसरी व्हीकल के पास ले जाता है, ताकि क्रैंक को साइड से टकराकर गिरा दिया जाए, लेकिन ये रिस्की मूव उल्टा पड़ता है। दोनों कारें टकरा जाती हैं और थॉमस वाली कार पलट जाती है। खुदा का शुक्र है, थॉमस एक खिड़की तोड़ के बाहर आ जाता है और उसके दोस्तों ने भी किसी तरह कार का गेट खोल लिया होता है। खिड़की से बाहर निकलते ही थॉमस देखता है कि एक क्रैंक उनका पीछा कर रहा है। फ्राई पैन तुरंत बंदूक उठाता है और उस क्रिएचर पर गोली चला देता है, लेकिन रात की अंधेरी सुरंग में एक क्रैंक नहीं, पूरा झुंड आ जाता है। सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन शॉकिंगली एग्जिट भी क्रैंक्स ने घेर रखा होता है। फ्राई पैन जितनी गोलियां हो सकती हैं चला देता है, पर कुछ ही देर में उसकी बंदूक खाली हो जाती है। तभी अचानक एक कार आती है और क्रैंक्स को कुचल के रास्ता साफ कर देती है। स्टीयरिंग पर होता है
है जॉर्ज और साइड से ब्रेंडा फायरिंग करती है। लड़के तुरंत कार में घुस जाते हैं। जॉर्ज एक्सेलरेटर दबा देता है और सब लोग फाइनली उस मौत भरी सुरंग से जिंदा निकल जाते हैं। जब वो लोग रोड पर पहुंचते हैं, दूर से उनकी आंखों के सामने लास्ट सिटी का नजारा होता है। जॉर्ज देखता है कि पूरे शहर के चारों तरफ विकेड ने एक विशाल दीवार तैयार कर दी है, जैसे कोई कैला हो जहां घुसना अब लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ विकेड की लीडर एवा पेज बोर्ड मीटिंग में होती है। बोर्ड के लोग परेशान हैं, लोगों का भरोसा टूट रहा है। लोग सोच रहे हैं क्या सच में इलाज मिलेगा, और उस नई दीवार ने लोगों के दिल में और ज्यादा शक और डर पैदा कर दिया है। एवा कहती है मेरे पास मिनहो का सीरम है और इलाज बहुत जल्द तैयार होने वाला है। लेकिन क्या ये सच है या एक और झूठ? अभी भी सवाल वही है, कौन जिंदा बचेगा और किसकी कुर्बानी बेकार जाएगी? बोर्ड के सदस्य एवा की बातों से अब थक चुके होते हैं। उनका कहना होता है इलाज तो बन नहीं रहा, इस पैसे से हम सेफ जोन्स बना लें तो बेहतर है। तभी उस मीटिंग में एंट्री होती है टेरेसा की, वही लड़की जिसे थॉमस ने अपना सब कुछ समझा लेकिन जिसने उसे धोखा दे दिया विकेड के लिए। टेरेसा एक इमोशनल भाषण देती है, उम्मीद जिंदा रखना और कुछ लोगों की कुर्बानी, यही इंसानियत का असली मतलब है। उसकी बातों से बोर्ड मेंबर्स फिर से एक्सपेरिमेंट फंडिंग अप्रूव कर देते हैं। वापस थॉमस की टीम, अब वो लोग लास्ट सिटी की दीवार के बाहर वाले स्लम एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ हर तरफ गरीब और बेघर लोग विरोध कर रहे होते हैं। हमें भी अंदर घुसने दो। थॉमस को पता ही नहीं चलता कि उसके गले के टैटू से एक लाइट निकल रही है और विकेड के सिस्टम्स को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन सिग्नल हो चुकी होती है। टीम भीड़ में छुपकर सिटी के प्रवेश की तरफ बढ़ती है, लेकिन गार्ड्स तुरंत रिएक्ट करते हैं और टर्रेट्स एक्टिवेट कर देते हैं। अगले ही पल गोलियां छूट जाती हैं, लोग भाग रहे होते हैं और आसपास बम जैसे धमाके होने लगते हैं। हजारों लोगों की मौत हो जाती है। थॉमस की टीम कार की तरफ भागती है, लेकिन उनका रास्ता कुछ मास्क पहने लोगों ने घेर लिया होता है। बिना कुछ कहे वो लोग थॉमस और उसकी टीम को पकड़कर वैन में भर देते हैं और उन्हें ले जाया जाता है एक अनजान जगह पर। जब वैन रुकती है और सब लोग उतरते हैं, जॉर्ज तुरंत एक मास्क पहने आदमी पर टूट पड़ता है। वो उसे मारने लगता है, घूंसों से, लातों से, बिना पूछे बिना रुके। उसके दिल में गुस्सा था, मिनहो के लिए, उनके दोस्तों के लिए और उस सिस्टम के लिए जिसमें लोग इंसान नहीं सैंपल बन गए। जब जॉर्ज नकाबपोश आदमी पर गुस्सा निकाल रहा होता है, तभी ब्रेंडा को देख सभी राहत की सांस लेते हैं। वो ठीक होती है। फिर एक आदमी अपना मास्क हटाता है और सभी चौंक जाते हैं। वो गैली होता है। हाँ, वही गैली जिसे पहले मरा हुआ समझा गया था और जो कभी थॉमस का दुश्मन था। थॉमस उस पर टूट पड़ता है, लेकिन न्यूट उसे रोक लेता है। वो कहता है पहले उसकी बात तो सुन, शायद अब वो बदल गया हो। गैली कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पता है शहर के अंदर कैसे घुसना है। गैली उन्हें लॉरेंस से मिलवाता है, एक बागी नेता जिसका चेहरा वायरस की वजह से पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। लॉरेंस की बाह में एक सीरम की सुई लगातार लगी होती है ताकि वो क्रैंक में न बदल जाए। लॉरेंस कहता है मैं तुम्हें शहर में छुपकर घुसा सकता हूँ, लेकिन बदले में मेरी मदद करनी होगी। थॉमस मान जाता है। योजना बनती है कि थॉमस, न्यूट और गैली नाले के रास्ते अंदर घुसेंगे, जबकि बाकी सभी वहीं बाहर रुकेंगे। जाते समय न्यूट अपने कांपते हाथों को देखता है। उसकी आंखों में डर होता है, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि कुछ ठीक नहीं है। अंधेरे और बदबूदार नाले से गुजरते हुए थॉमस, न्यूट और गैली आखिरकार शहर के अंदर घुसते हैं। गैली देखता है कि सुरक्षा पहले से भी ज्यादा कड़ी हो गई है। तीनों एक छुपी जगह पर पहुंचते हैं, जहां गैली के लोग कई सालों से विकेड की इमारत पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन अब तक अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। गैली बताता है टेरेसा अब भी वहीं काम कर रही है। उसका मानना होता है कि टेरेसा ही उन्हें अंदर घुसाने की चाबी बन सकती है। तीनों वापस बेस में जाकर ये योजना सभी को बताते हैं। सभी मान जाते हैं उसने जो हमारे साथ किया उसके बाद उसका इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा, लेकिन थॉमस का मन उलझा रहता है। तभी न्यूट गुस्से से भड़क उठता है। तेरी टेरेसा के लिए मोहब्बत ही सब बर्बाद कर रही है। फिर खुद को संभालता है, माफी मांगता है और कमरे से चला जाता है। न्यूट थॉमस को बताता है मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, अगर टेरेसा ही आखिरी रास्ता है तो हमें उसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ टेरेसा एक लड़की को मिनहो के खून से बना सीरम देती है और वो कुछ ही पल में ठीक हो जाती है। टेरेसा बहुत खुश होती है और मिनहो को ये बताने जाती है, लेकिन मिनहो उस पर हमला कर देता है, उसे धोखेबाज कहता है और हर मौत का जिम्मेदार भी। गॉड्स आकर उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन जाते जाते वो एक धातु की पिन चुरा लेता है। टेरेसा जब लैब लौटती है तो पता चलता है कि वो लड़की फिर से क्रैंक बन गई है। सीरम असफल हो चुका है। उसी रात टेरेसा बाहर टहल रही होती है, तभी उसकी नजर थॉमस पर पड़ती है। वो उसका पीछा करती है और एक सुनसान गली में उससे आमना सामना होता है। थॉमस पूछता है क्या तुझे कभी पछतावा हुआ? टेरेसा थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है हाँ कभी कभी होता है, लेकिन अगर वक्त वापस आए तो शायद मैं फिर भी वही करती। तभी पीछे से गैली आता है और बिना बोले टेरेसा को पकड़ लेता है। अब मिशन का अगला चरण शुरू होता है। सभी लोग एक पुराने चर्च में इकट्ठा होते हैं। टेरेसा बताती है मिनहो सब लेवल 3 में है, उसके साथ 28 और कैदी भी हैं, लेकिन वहां पहुंचना एक अधिकृत फिंगरप्रिंट के बिना नामुमकिन है। गैली गुस्से में कहता है उसकी उंगली काट के ले चलते हैं। थॉमस उसे रोकता है, फिर वो कहता है पहले ये ट्रैकर हमारे गालों से हटाओ। टेरेसा सभी के ट्रैकर निकाल देती है। तभी उसकी नजर ब्रेंडा पर जाती है। ये तो इन्फेक्टेड थी, इतनी तंदुरुस्त कैसे? वो थॉमस से पूछती है क्या तुमने इसे अपना खून दिया था? थॉमस कहता है सिर्फ एक बार, महीनों पहले। टेरेसा हैरान होती है, एक बार से तो ये बच नहीं सकती थी। थॉमस चुप रहता है। गैली टेरेसा को साथ लेकर निकलता है। टेरेसा चुपचाप थॉमस के खून से सना गॉज उठा लेती है। अब सब लड़के विकेड की यूनिफॉर्म पहनते हैं और टेरेसा की मदद से अंदर घुसते हैं। टेरेसा की वजह से कोई उन पर शक नहीं करता और वो सब सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। कैली एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में जेमर लगाता है। तभी न्यूट जोर जोर से खांसने लगता है। टेरेसा समझ जाती है न्यूट इन्फेक्टेड हो चुका है। उधर लॉरेंस के लोग सुरक्षा सिस्टम हैक कर लेते हैं। सब लेवल 3 की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में गार्ड्स उनसे भिड़ते हैं, लेकिन टीम उन्हें गिरा देती है। सभी कैदियों के दरवाजे खोले जाते हैं, लेकिन